वेलकम बच्चों। आज कोई गाना बजाना नहीं है और मैं आपके सामने आ गया हूँ लेक्चर नंबर 11 लेके सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जहाँ पे आज हम नीट के क्वेश्चंस करने वाले हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे नीट के और कुछ जे के भी क्वेश्चन हम ऐड करेंगे अगर टाइम मिलेगा तो। और आपको यहाँ पे मैं और मेरा भाई बोलता दिख जाएगा। मेरा भाई बाहर बैठा है। भौ भौ भौ। मैं और मेरे भाई दोनों भौंकते, मतलब मैं वो भौंकता, मैं बोलता हुआ दिख जाऊंगा। तो आइए अपना लेक्चर शुरू करते हैं और लेक्चर नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर आप पहला देख ही सकते हैं। आज मूड थोड़ा सा अच्छा है, पता नहीं क्यों अच्छा है, गर्मी तो बहुत है। मजबूरी में दोपहर में वीडियो बनानी पड़ रही है और तो थोड़ी थोड़ी बहुत इधर की नॉइस आएगी तो आपको इग्नोर करना पड़ेगा, जैसे कबाड़ी वाले चेन लगवा ले, कुकर की सीटी बनवा ले, है ना। तो ये सब आपको इग्नोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी रिक्वायर्ड। भाई वीडियो चल रही है ना, भाई मुझको पता नहीं चलता यार, अकेला उठा यार। कई बार ऐसा हो गया है कि वीडियो पूरी पूरी रिकॉर्ड हो गई, मैंने ऑन ही नहीं किया, माइक ऑन नहीं किया। कहोगे सर वैसे माइक का कोई लेना देना है नहीं, भो भो की आवाज तो आती ही रहती है। नहीं बेटा, काफी बची रहती है, मैं ऐसे सुना देना भो भो तो तुम भाग जाओ, है ना। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी रिक्वायर्ड टू बर्न 1 लीटर ऑफ प्रोपेन। पहली बात, तुमको बर्निंग का मतलब समझ में आना चाहिए, कंबशन क्या है। ये पहला आंसर यहाँ करने जा रहा हूँ। आंसर की जगह बड़ी कम छोड़ी हमने, है ना। एक एक करके सारे आंसर करेंगे। अगर मैं कहूँ कि भैया तुमको बर्न, पहले प्रोपेन बताओ क्या होती है। प्रोपेन होती है CH3, CH2 और CH3, तो आप जानते ही होंगे। शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो C3H8, है ना। इसमें मैं डाल दूं ऑक्सीजन तो क्या बनेगा बेटा, इसमें से CO2 बनती है और H2O बनता है। ये आपने कंबशन की रिएक्शन है, ये आपने पढ़ी होगी, कहीं ना कहीं तो पढ़ी ही होगी, कहीं ना कहीं तो पढ़ी ही होगी। तो इसको बैलेंस करना भी आपको आना चाहिए, बैलेंस करना भी आपको आना ही चाहिए। तो कैसे बैलेंस करें, कैसे बैलेंस करें। कार्बन के लिए यहाँ पे मैं 3 लगा दूं, यहाँ पे 3 कार्बन बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन के लिए यहाँ 5 लगा दूं, 12। और यहाँ पे भी 3 लगाऊं, 6। क्या बात करते हो, 3 2 6। रुको रुको, 4 लगाएं, 1 3 4, एक कार्बन बराबर हुआ। जैसे 3 कार्बन बराबर हुए, हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन बराबर हो गया। ऑक्सीजन कितने हैं, 10 है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन भी 10 बैलेंस हो गए हैं। तो हमारी ये बैलेंस इक्वेशन हमको मिल गई है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा। मतलब सर 1 मोल प्रोपेन का जलाने के लिए हमको 5 मोल O2 का लग रहा है। तो ये क्वेश्चन वॉल्यूम में पूछ रहा है। वॉल्यूम एसटीपी मतलब जानते हो, मोल का ही मतलब है, 1 मोल का ही मतलब है 22.4 लीटर्स, याद है। तो व्हाट वॉल्यूम ऑफ O2 गैस एट एसटीपी रिक्वायर्ड टू बर्न 1 लीटर ऑफ प्रोपेन। अरे भैया, अगर 1 मोल को बर्न करने के लिए 5 मोल की जरूरत पड़ रही है, तो 1 लीटर को बर्न करने के लिए 5 लीटर की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि हम तो भैया एसटीपी पे मोल को हम लीटर तो लिख ही सकते हैं, मोल को हम लीटर तो लिख ही सकते हैं। तो क्वेश्चन सिंपल सा है कि 1 लीटर प्रोपेन को जलाने के लिए हमको कितना ऑक्सीजन का जरूरत पड़ेगी, हमको 5 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, हमको 5 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। इसके आगे बताइएगा, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है आपका, दूसरा दूसरा आंसर आपका ये है कि भैया ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसमें मैक्सिमम होंगे। 18 ग्राम वाटर गिवन मास, और वाटर का असली में मास कितना हो, वाटर H2 होता है 16, 18 18 ही होता है। तो 18/18, अगर मैं नंबर ऑफ, जो मोल्स के 3 फॉर्मूले होते थे उन्हीं को लगा रहा हूँ, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, है ना। और फिर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को हम ऊपर लिख देते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऊपर लिख देते हैं और नीचे एवोगैड्रो नंबर। तो ये तो 1 और 1 से कट जाएगा, ये तो 1 Na आ जाएगा। अगर मैं पूछूंगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं, तो ये तो Na के बराबर आ जाएगा ना, Na वहां से इधर आ जाएगा। और इसी की जगह अगर मैं आपसे कह दूं, इसी की जगह अगर मैं आपसे कह दूं कि 18 ग्राम के लिए निकालना है, तो ये 18 ग्राम के लिए तो निकाल दिया, 18 मोल के लिए निकालना है,
तो 18 मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। ये तो 18 Na आ जाएगा, 18 Na। तो कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है? तो दूसरा वाला बड़ा है बेटा, दूसरा वाला हमारा बड़ा है। ठीक है, इसको नोट करिएगा, देखिएगा और आगे बढ़ते हैं, अगला वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आइए आपको सिखाते हैं और बताते हैं, है ना। नोट कर लिया, है ना। तो प्रोपेन वाला आपको समझ में आया कोई? 18 मोल्स और 18 ग्राम वाला आपको समझ में आया? वो दोनों ही नीट के क्वेश्चन है। अच्छा भाई, 2008 में क्या नीट होता था क्या सर? नहीं सर, कुछ AIPMT कुछ करके होता था, तो हमने नीट ही बोल दिया। मान लेना कि वो मेडिकल के एग्जाम में आया था, मेडिकल के एग्जाम में आया था। ठीक है, आज एक और वीडियो आने वाली हु आई एम की, बड़ी मेहनत लगी है एडिटिंग करने में, देख लेना पे 10-5 लोग साले देखते नहीं हो। हाँ, आपको एक चीज समझाता हूँ मैं, एक चीज समझाता हूँ। मान लो हमारे पास एक बीकर है, मान लो हमारे पास एक बीकर है, इसमें कुछ पहले से प्रेजेंट है, इसको मैं कहता हूँ सॉल्वेंट। और इसमें से जब कुछ कुछ डाला जाता है तो हम उसको कहते हैं सॉल्यूट, कहते हैं सॉल्यूट। ये मिल के बना देता है सॉल्यूशन। क्या मिल के बना देता है? सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन में देखे जाए तो दो चीजें होती हैं, मोल्स होते हैं किसके? सॉल्यूट के भी मोल्स होते हैं, इसको मान लेता हूं स्मॉल n। और मोल्स इसमें किसके होते हैं? मोल्स आपके सॉल्वेंट के भी होते हैं, मोल्स आपके सॉल्वेंट के भी होते हैं, इसको मान लेता हूं कैपिटल N, मान लेता हूं कैपिटल N। तो यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं मोल फ्रैक्शन का, मोल फ्रैक्शन का एक फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं। फ्रैक्शन मतलब समझ रहे हो कि पूरे सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन एक बार निकालूंगा सॉल्यूट का, वो बताएगा आपको कि सॉल्यूट की कितनी हिस्सेदारी है आपके टोटल सॉल्यूशन के जो मोल्स हैं। एक बार मैं मोल फ्रैक्शन निकालूंगा सॉल्वेंट का, वो आपको बताएगा कि कितनी सॉल्वेंट की हिस्सेदारी है आपके मोल्स ऑफ सॉल्यूशन में, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन में। तो मोल फ्रैक्शन अगर मैं सॉल्यूट की बात करूं, किसकी बात करूं? सॉल्यूट की बात करूं, तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा स्मॉल n अपॉन में n प्लस कैपिटल N। फ्रैक्शन ऐसे तो निकालते हैं, स्मॉल n सॉल्यूट का मोल अपॉन में टोटल मोल, सॉल्यूट का मोल अपॉन में टोटल मोल। ऐसे ही ये फॉर्मूला एक हो गया। ऐसे ही अगर मैं सॉल्वेंट के लिए निकालने जाऊं मोल फ्रैक्शन, तो क्या हो जाएगा? कैपिटल N अपॉन में n प्लस वन, n प्लस n। ये हो जाएगा सॉल्वेंट के लिए मोल फ्रैक्शन, हो जाएगा ना, सॉल्वेंट के लिए मोल फ्रैक्शन। ये फॉर्मूले आपके बड़े इंपॉर्टेंट है जो इस क्वेश्चन में काम देने वाले हैं, काम देने वाले हैं। तो इसको नोट करिएगा और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एलिमेंट x है और y है जो कि कंबाइन करके xy2 और x3y2 बना रहा है। 0.1 मोल x2y2 वेट जो होता है वो 10 ग्राम के बराबर है, और 0.05 मोल्स ऑफ जो x3y2 का होता है वो वेट कर रहा है 9 ग्राम के बराबर। तो एटॉमिक वेट ऑफ x और y क्या होगा? एटॉमिक वेट ऑफ x और y क्या होगा? तो मैं आपको इधर के कुछ क्वेश्चंस मिटा देता हूं और आपको करके दिखाता हूं। ऊपर वाले क्वेश्चन मिटा देना है तो कर लिए। पल पल जीना मोहाल करना, ओ मेरे यार सुनना, बातों में करके सोना सुंदर, मुझे क्यों नजर क्यों आता नहीं, सोने दिल धड़काता नहीं। चलो, x का जो मास है, एटॉमिक वेट जो x का जो मास है उसको मैं मान लेता हूं a, और y का जो मास है उसको मैं मान लेता हूं b, उसको मैं मान लेता हूं b। अच्छा, मोल फ्रैक्शन का अगर मैं फॉर्मूला, मोल्स का जो फॉर्मूला होता है, मोल्स का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है गिवन मास अपॉन में
मॉलिक्यूलर मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। पहले हम निकालने जा रहे हैं XY2 के लिए। अगर इसमें मैं बात करूंगा तो X अपना कितना है, A है, और Y कितने हैं, 2 बार है, 2 एटम है, तो हम 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसका टोटल मास हो जाएगा, ये इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। ऐसे ही हम दूसरी क्वेश्चन बना सकते हैं X3Y2 के लिए। यहाँ पे तुम्हारा A3 हो जाएगा प्लस 2B हो जाएगा, ये भी तुम्हारा क्या कहलाएगा, मोलर मास। क्या कहलाएगा, मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास। अब देखो पहली क्वेश्चन के हिसाब से 0.1 मोल आपके कितने के बराबर होगा, 10 ग्राम गिवन मास है, यस, अपॉन में टोटल मोलर मास कितना है, A प्लस 2B। और दूसरी क्वेश्चन के हिसाब से आपका जो मोलर मास सॉरी मोल्स है वो 0.5 है, गिवन मास कितना है, 9 ग्राम है, अपॉन में जो आपका एटॉमिक मास जो मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। बताए तुमको चाहिए क्या था, एक्स वाई का ओवरऑल कंप्लीट मास चाहिए था, नहीं, उसके अंदर एटम जो एक्स और वाई है उसके मास चाहिए थे। तो मैंने एक को मान लिया ए, एक को मान लिया है बी। अगर वो 3 गुना है तो उसको मैं 3A लिखे दे रहा हूँ, अगर वो 2 गुना है तो उसको मैं 2B लिखे दे रहा हूँ, ऐसे, ठीक है। तो इसको मैंने लिख दिया 3A प्लस 2B। अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा 0.1A प्लस 0.2B इज इक्वल टू 10, या फिर इसको ऐसे लिख दो, इसको 0.1 को लिख दो 1/10, ये उधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, A प्लस 2B इज इक्वल टू 100। और इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ये इसको लिख देता हूँ 5/100, तो ये चला जाएगा भाई, ये उधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, 15A प्लस 10B इज इक्वल टू 900। तो क्या इन दो इक्वेशन को आप सॉल्व नहीं कर सकते, क्या दो इक्वेशन को आप सॉल्व नहीं कर सकते? मैं आपको आंसर बता देता हूं, ए का जो आंसर आएगा वो आएगा 30 और जो बी का आंसर आएगा वो आएगा 40। सर इन दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? मैथ थोड़ी बहुत पढ़ रखी होगी मैथ वालों ने भी और बायो वालों ने भी। भाई दो इक्वेशन जब होती है ना तो एक इक्वेशन से ए की वैल्यू निकालो, एक इक्वेशन से क्या करो, ए की वैल्यू निकालो और दूसरी इक्वेशन में ए की जगह पर रख दो जाके, सॉल्व हो गया। यहाँ से ए की वैल्यू क्या निकलेगी, 100 माइनस 2b, 100 माइनस 2b, और 15a की जगह जो ए जो है वहां पे 100 माइनस 2b लिख दोगे तो b भी सेम हो जाएगा, b की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, ठीक है। तो a इतना आएगा, b इतना आएगा, इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा, इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा, इतना नोट करिएगा। और इस फॉर्मूले का क्या काम हुआ सर, कहीं कुछ काम हुआ? नहीं, काम तो नहीं हुआ, लेकिन आपको ये जरूरी था बताना कि एक साथ जब दो दो चीजें होती हैं इंक्लूड तो उनका मोल फ्रैक्शन कैसे नापते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये काम दे जाएगा। अभी हम आपको कंसंट्रेशन टर्म्स नहीं पढ़ा रहे हैं, ये पहला कंसंट्रेशन टर्म है जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, मोल फ्रैक्शन, इसको केवल नोट कर लीजिएगा, आगे इसका काम होगा, ठीक है, आगे इसका काम होगा। मुझे तो नजर क्यों आता नहीं, सोनी दिल धड़काता नहीं, मैं तो मानू जो तेरा कहना कि मुझको नजर क्यों आता नहीं, सो सॉरी है तेरा शर्माना मेरी जान। हाँ, तो भैया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर नंबर 4 क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर नंबर 4 क्या होगा, देखिए कह रहा है कि Na आपका एवोगैड्रो नंबर है, वो तो है ही, हमको पता ही है, ठीक है। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 0.4 2.5 ग्राम ऑफ नाइट्राइड आयन, नाइट्राइड आयन पे नोट दे रखा है N-3। अच्छा, मोल्स का फॉर्मूला लगाओ जरा, शुरुआत तो करो, गिवन मोल्स अपॉन में मॉलिक्यूलर मास,
या फिर एटम की बात हो रही है तो एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। गिवन मास कुछ है? यस, मोल्स इज इक्वल टू 4.2 मोलर मास, सॉरी एटॉमिक मास। नाइट्रोजन कितना होता है? 14 होता है। कितना होता है? 14 होता है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दें, सॉल्व कर दें तो ये 14 इंटू 10 हो जाएगा यहाँ पे। तो 14 के टेबल में अगर इसको काटते हैं तो 14 14 28, ये लगभग अपना 3 से चला जाएगा, 3 से 28, हाँ 3 से चला जाएगा, मतलब आंसर आ जाएगा 0.3, आंसर आ जाएगा 0.3, 0.3 आंसर आ जाएगा। ठीक, मतलब मोल्स हमारे आ गए कितने? 0.3। किसमें? किसमें? नाइट्रोजन एटम में, नाइट्रोजन एटम में। नाइट्रोजन एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? नाइट्रोजन एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा? 7 एटॉमिक नंबर होता है। आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना, 2, 7 रहता है टोटल, 7 है ना टोटल। तो ये होता है ना बीच में न्यूक्लियस, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। लेकिन 8 है ही नहीं, कितने? 5 ही है, आखिरी वाले में 5 है। तो नाइट्रोजन में तो 5 होते हैं, लेकिन n-3 में बताओ कितने होंगे? यही तो क्वेश्चन घुमा दिया है, यही तो क्वेश्चन घुमा दिया है। n-3 में कितने होंगे भाई? 5, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। कह रहा है कि 8 इलेक्ट्रॉन में बताओ कितने मोल्स होंगे। तो भैया कितने एवोगैड्रो नंबर मतलब होंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम मोल्स निकालें अगर इन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो कुछ नहीं करना है, बस इस 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई कर देना है जो आपके मोल्स आए हैं, जो आपके मोल्स आए हैं, इंटू 0.3, आंसर आपका आ जाएगा। सर 0.3 से क्यों इंटू किया? क्योंकि बेटा एक मोल का, एक नाइट्रोजन एटम का मोल निकाल दिए थे, उसमें 5 होते थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब लेकिन नाइट्राइड आयन की बात हुई थी, -3 होता है ना, मतलब कि टोटल 8 इलेक्ट्रॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो 8 इलेक्ट्रॉन में कितना होगा? 8 इंटू 0.3। अगर 5 का पूछता, अगर केवल नाइट्रोजन का पूछता तो 5 का पूछता तो मैं 5 इंटू 0.3 कर देता, 5 इंटू 0.3 कर देता। हाँ सही तो है, सही तो है। मोल्स पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है? मोल्स पूछा हुआ है, मोल्स इन, मोल्स इन, ठीक है, मोल्स के बारे में पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चन देखिएगा, नोट करिएगा और आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। आइए आखिरी क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ Fe एग्जिस्ट एज Fe +3 इन Fe 0.96 ऑक्सीजन, कंसीडर 0.96 इज मेड अप ऑफ Fe+2 और Fe+3। अच्छा मैं आपको बता दूं, आयरन जो होता है ना बेटा, दो चीजों में एग्जिस्ट करता है, +2 और +3 में। +2 को बोलते हैं फेरस, क्या बोलते हैं? फेरस। और +3 को बोलते हैं फेरिक, क्या बोलते हैं? फेरिक। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है वो 0.96 ऑक्सीजन गिवन है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये कह रहा है कि ये जो Fe 0.96 है, ये दोनों चीजों से मिलकर बना है, +2 वाले से भी मिलकर बना है, +3 वाले से भी मिलकर बना है, +2 वाले से मिलकर बना है, +3 वाले से मिलकर बना है। तो चलो इसको मान लेते हैं कि इसका कंट्रीब्यूशन x था, तो इसका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 0.96 माइनस x। सर 0.96 क्यों? क्योंकि सर टोटल कितना है, कंट्रीब्यूशन किसमें है? 0.96 में, +2 का और +3 का। एक अगर x मान लूंगा तो दूसरे का क्या मानना पड़ेगा? 0.96 माइनस x, क्योंकि 0.96 पूरा है, उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा बचे हुए का कंट्रीब्यूशन, बचे हुए का कंट्रीब्यूशन। अच्छा ठीक है। सर +2 वाले का x माना है आपने, ठीक है, और सर +3 वाले का आपने जो माना है वो क्या है? 0.96 माइनस x। अच्छा ये है क्या? +2 और +3 होता क्या? ये तो चार्ज होता है बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट, जो चार्ज होता है। तो अगर FeO की केवल मैं बात करूं तो Fe+2 हो सकता है या फिर Fe+3 हो सकता है, लेकिन ऑक्सीजन तो मैक्सिमम टाइम यहाँ पे -2 ही रहेगा, मैक्सिमम टाइम यहाँ पे -2 ही रहेगा। और इस वाले में तो पक्का -2 है, और कुछ हो नहीं सकता, और कुछ हो नहीं सकता। तो -2 होगा, मतलब ओवरऑल चार्ज जो होगा,
ओवरऑल चार्ज जो होगा Fe पे वो 2 ही होगा। अरे एनायन और कैटायन की बात हुई ना, तो Fe 0.96 वाले पे मैक्सिमम जो चार्ज हो सकता है वो कितना हो सकता है? 2। कितना हो सकता है? 2, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो इस इक्वेशन को हम, ये चार्ज ही तो है बेटा, टोटल चार्ज की तो बात कर रहे हैं, तो प्लस 2x प्लस 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 0.93 इंटू 3, 0.96 इंटू 3 माइनस 3x इज इक्वल टू 2, इज इक्वल टू 2। और यहां से थोड़ी x की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं, निकाल के कर सकते हैं, में आप माइनस x आ जाएगा, और ये 2 माइनस 0.96 इंटू 3 चला जाएगा, तो माइनस एक्स रहेगा। 2 माइनस कितना हो जाएगा? 0.96, 18, 1 ऊपर गया, 27, 28 चला जाएगा, 2.88, 2.88 चला जाएगा। और आंसर जो x का आ जाएगा वो आ जाएगा 0.88, 0.88। मतलब सर +2 वाले का कंट्रीब्यूशन 0.88 है, और जो आपका +3 वाले का कंट्रीब्यूशन होगा, वो बचा हुआ जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना होगा? 0.96 से इसको माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 0.08, 0.08। तो आपका जो +2 वाले का कंट्रीब्यूशन है वो 0.88 निकला है, और इसका 0.08 निकला है, 0.08 निकला है। इसको नोट करिएगा, इसको नोट करिएगा, इसको नोट करिएगा। थोड़ा सा टिकी क्वेश्चन था, फिर से सुन लो। एक ऑक्साइड दे रखी है, बड़ी अजीब सी ऑक्साइड है, बड़ी अजीब सी ऑक्साइड है। इस ऑक्साइड में इन्होंने कहा कि भैया 0.96 Fe, ये क्या होता है? कुछ नहीं होता है। इन्होंने कहा कि दो Fe जो हमारी होती है +2 और +3 वाली, दोनों ही इसमें कंट्रीब्यूट कर रही है। कितना कितना कर रही है हमको नहीं पता। साथ में ऑक्सीजन जो हमेशा क्या लेगा? -2, क्या लेगा अपने ऊपर? -2 लेगा। कहा गया ये कि बताओ कि Fe+2 और Fe+3 का आपस में कंट्रीब्यूशन क्या है? इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है? फ्रैक्शन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? फ्रैक्शन। अब जैसे 0.88 आ गया, 0.08 आ गया, इसका फ्रैक्शन ले लो, इसका क्या ले लो? फ्रैक्शन ले लो, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या किया? 0.2x, सॉरी 2x, 2 जो +2 Fe वाला था उसको मान लिया x कंट्रीब्यूशन, तो बचे हुए का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 0.96 माइनस x, 0.96 माइनस x। और टोटल चार्ज हमारा कितना था? टोटल चार्ज हमारा तो 2 ही था, तो उसको हमने इक्वेट कर दिया, इक्वेट कर दिया तो x की वैल्यू निकाल दी, x की वैल्यू निकाल दी, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी हैं, मैं वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आप नहीं देखे हो, जो आप नहीं कर पाओगे। जो कर पाओगे वो मैं नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं जो सिंपली पढ़ा चुका हूँ आपको, बहुत सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, लेकिन जो नहीं होंगे वो मैं करवा रहा हूँ। इक्वेशन मानने वाले, एज्यूम करने वाले, वो ये क्वेश्चन है, वो ये क्वेश्चन है। इनको नोट करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, आपको मैं इसमें क्या कहता हूँ, डीपीपी दे चुका हूँ। डीपीपी में अभी तक लगभग आपको देखूँ तो कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन दे चुका हूँ, 40 क्वेश्चन लगभग दे चुके हैं, है ना? 30 से 40 क्वेश्चन दे चुके हैं, और 15 आज 6 आज हो गए, उस दिन 9 करवाए थे, तो लगभग 15 क्वेश्चन हम यहाँ अभी करवा लिए हैं। तो अब हम आपको लेके जाना चाहते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स में, कंसंट्रेशन टर्म्स में लेके जाना चाहते हैं। और कंसंट्रेशन टर्म्स एक बार आपको सिखा देंगे, फिर आपको इसमें और न्यूमेरिकल करवाएंगे, मोलैरिटी नॉर्मेलिटी वाले सॉल्यूशन चैप्टर इसमें ऐड करवाएंगे, सॉल्यूशन चैप्टर इसमें ऐड करवाएंगे। तो इसके बाद इसमें और कोई नए क्वेश्चन अभी नहीं करवाएंगे, पर मोलैरिटी नॉर्मेलिटी आपको बता दें, फिर और नए क्वेश्चन लाएंगे। अभी इसमें इसको मिटा के हम आपको हेडिंग डलवाते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। क्या डलवाते हैं? कंसंट्रेशन टर्म्स। तो काफी चीजें तुम्हारे, हाँ, तो आप लोगों ने मूवी वूवी देखते हो यार? मूवी नहीं देखते क्या? देखा करो रे, दुनिया देखती है। आप लोग भी थोड़ा सा बेहोश हो जाके पिक्चर हॉल में मजा आ जाए, कुछ तो होना चाहिए क्रेजी।
अच्छा, एक लड़का था बहुत क्रेजी क्रेजी बोलता था, उसका शो बंद हो गया था, याद है कौन है? क्रेजी, यू आर सो क्रेजी। गाली वाली दे दी थी। आ, हाँ, तो हेडिंग डालेगा कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स। और यहीं से आज आपका एक और चैप्टर शुरू हो रहा है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन चैप्टर आपका यहां से आज शुरू हो रहा है। कंसंट्रेशन टर्म क्या होता है? पहली बात तो यही देखो कि इसको पढ़ते क्यों है। देखो, एक बीकर है, इसमें कुछ डालोगे तो उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, पहला जो पार्ट होगा, और जो कुछ इसमें ऊपर से आएगा वो क्या होगा? सॉल्यूट, मिलके बना देगा सॉल्यूशन, मिलके बना देगा सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन टर्म्स यही होते हैं, स्टडी ऑफ 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 द रेशियो ऑफ सॉल्यूट insolvent or in the solution with help of some formulas, some formulae. These formulae are known as concentration terms. Are known as concentration term. concentration term कितने तरीके के होते हैं कंसंट्रेशन टर्म? जरा एक बार लिख लो, परसेंटेज W/W क्या होता है बताएंगे सब। एक ऊपर लिखना स्मॉल w, नीचे लिखना कैपिटल W। फिर परसेंटेज W/वॉल्यूम। तीसरा परसेंटेज वॉल्यूम। चौथा ppm, सब बताएंगे। पांचवा ppb, पार्ट पर बिलियन, पार्ट पर मिलियन, ठीक है। छठा मोल फ्रैक्शन। सातवां मोलैरिटी। आठवां मोलैलिटी। नवा फॉर्मेलिटी। दसवां नॉर्मेलिटी। 11वां स्ट्रेंथ। और कोई बचा होगा तो मैं आपको बता दूंगा, इतने नोट करिएगा। परसेंटेज W/W, W/V, W/A, ppm, ppb, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ। हाँ, तो इतने नोट करिएगा। अगर मुझको कुछ इसमें एक और कोई टर्म दिखेगा तो आपको बता दूंगा, लेकिन मैक्सिमम हमको इतने ही पढ़ने हैं। ये सारे मास परसेंटेज वाले हैं, ppm, ppb, और ये सब तो हमको मेनली पढ़ना ही। एक बार इसको जब हम कर लेंगे तो और भी अच्छे न्यूमेरिकल हमारे पास निकल के आएंगे, तो उसको नोट करिएगा। और लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। आज छोटा सा लेक्चर करेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि आज और भी तरीके की वीडियो आ रही हैं। कंसंट्रेशन। अच्छा, ये भी जान लो, कभी आपने एसिड को सुना है आपने? डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब होता है कि जहां पे एसिड का अमाउंट ज्यादा है और
जिस चीज में वो मिलाया गया, मान लो वाटर में मिलाया गया, तो वाटर का अमाउंट कम है, वाटर का अमाउंट कम है। डाइल्यूट का मतलब ये होता है कि एसिड का अमाउंट बीकर में कम है और वाटर का अमाउंट जिसमें एसिड मिलाया गया था वो ज्यादा है। तो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड का मतलब भी आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। कहाँ जाएंगे, लौट के आएंगे, इधर ही कदम आएंगे, ठीक है। तो आप सबसे बहुत ज्यादा प्यार करने का जो मौका मिला है वो, अरे अरे गलत मत समझो बे। आप सबसे जो बहुत ज्यादा लगाव करने का मौका मिला है, आपसे जो प्यार मिला है, वो बहुत अच्छी बात है बेटा, लगातार करते रहेगा। अब सब मेरे बच्चे बराबर हो यार, अंकल जी हो तुम्हारा, इतना भी बड़ा नहीं हो गए, है ना। मेरा इंटर कब हुआ था नहीं बताऊंगा हुआ था 10-5 साल पहले, नहीं 10-5 साल पहले बहुत कम हो गया, 15-20 साल पहले, नहीं 15-20 साल पहले, 10-12 साल पहले, हाँ 10-12 साल पहले। तो हम इतने भी पुराने नहीं भाई, नोकिया के टाइम के हैं हम, टेलीफोन के ज़माने के नहीं, इस ज़माने के नहीं, है ना। तो नमस्कार, मीटर ना जाए पीछे, ठीक है। नमस्कार आते रहिएगा, और ये नमस्कार याद रखिएगा, हर वीडियो पे आएगा, और प्यार ऐसे बनाए रखिएगा, गलत मत समझिएगा। आते रहिएगा, धन्यवाद धन्यवाद। कुछ लिंक आ रहे हैं, इन पे क्लिक करो, पुराने लेक्चर देख के आओ, एक चैप्टर खत्म हो गया, कुछ पढ़ना लिखना है नहीं तुम लोग को। थैंक यू सो मच।